नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरटीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और हमारे बीच आज एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिनको श्रृंगार मणि और कलार्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कथक एक्सपोनेंट आदरणीय श्री वैभव जोशी जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट की हो और हार नहीं मानी हो? हाँ, नहीं, काफी ऐसे काफी वाकयात हुए हैं जिनके ऐसे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, और थोड़ी सी कोशिश करने के बाद या काफी कोशिश करने के बाद वो चीजें मिली हैं या हासिल हुई हैं। तो आई मीन या अभी तक कोशिश जारी है वो करते करते आज आपके सामने आके हम बैठे हैं, और अब आज आपसे बातचीत हो रही है। तो ये भी आपकी एक जो कोशिश है कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, जो आपकी कोशिश है, हमारी भी कोशिश अभी तक चली रही है कि हमारे तरफ से जो हो पाए वो हम संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो कोशिश तो जिंदगी भर चलती रहती है, चलनी चाहिए, उसके बगैर होगा नहीं। जी। और जी, सर, भारतीय संस्कृति की बात की है तो आपने देश विदेश में भारतीय संस्कृति को प्रमोट किया है। उसके जी। बारे में भी हम जानेंगे सर। सबसे पहले मैं आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी सर। कथक लाइन में आप कैसे आए और आपका जो बचपन है वो कैसा रहा है? बचपन तो सभी का बहुत खूबसूरत होता है। अभी आप इस उम्र में आने के बाद तो रियलाइज होता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे। मेरी पैदाइश गोंदिया में हुई, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश को लगकर जिला है गोंदिया, नागपुर के थोड़ा आगे। वहाँ मेरी पैदाइश हुई और 10वीं तक की शिक्षा भी मेरी वहीं हुई। हुआ ऐसे कि मेरी बहन छोटी है मुझसे 6 साल। तो मम्मी डैडी बीइंग दूसरा लड़का, मुझे मेरे बड़े भैया है, मैं नंबर 2 हूँ। और मम्मी को कहीं उनको उनके बचपन में सीखने की बड़ी इच्छा रही थी, पर वो समाज और ब्राह्मण के फैमिली से होने के चलते नाना जी की भी इच्छा होते हुए भी वो सिखा नहीं पाए। तो वो कहीं उनके दिल में था कि वो नहीं कर पाए, और कहीं उन्होंने ही देखा मुझ में कि शायद मुझ में है। तो आई थिंक मैं 3 साढ़े 3 साल का था जब पहली बार उन्होंने मुझे स्टेज पे रखा, बोलिए ना, अब जाने नहीं दिया, जाके रखा और आई परफॉर्म। मैंने थोड़ा सा शुरुआत की वहां से, तो पकड़ लीजिए 3.5 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। और वहाँ गोंदिया में जेसिस क्लब और लायंस क्लब की कॉम्पिटिशन्स होती थी। तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मैं भाग लिया करता था, और
कभी मैं और पिताजी को क्लासिकल म्यूजिक की यानी इंटरेस्ट होने के चलते सारे गाने भी मैं उसी हिसाब से चूज किए जाते थे कि जैसे मधुबन मेरा अधिका नाचे रे लागा चुनरी में दाग मीठे बोलो बोले, तो ये सिलसिला चलता रहा। वहाँ हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता रहा। तो पर कभी दिमाग में था नहीं कि ऐसा कुछ होगा। तो हमारे पड़ोस में हमारे जो पड़ोसी थे उनको किसी जो गोपी जी के बाद में हमको पता चला कि वो बंदा फ्रॉड था, पर उन्होंने एक जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने वो रेलवे जर्नी में उन्होंने हमारे जो पड़ोसी थे उनको गोपी जी का एड्रेस और नंबर दिया। और हाँ, और उन्होंने कहा कि नहीं, जस्ट टू अपने आप को उनको प्रूव करना था कि मैं सही में मेरे कॉन्टेक्ट है ये वो। तो नंबर लेके आगे उनके पास रखा हुआ था। मेरी 10th हो गई, उसके बाद अब आगे क्या, तो लोगों ने बोला कि नहीं इतने कहने का मतलब इतना टैलेंट है, ऐसा है वैसा है, तो आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए आपको। तो वो उनकी ये बात पता पड़ी, तो वो आए घर में और उन्होंने नंबर और एड्रेस दिया गोपी जी का, और वो बातों बातों में चले गए, बोले देखिए पता नहीं सही है या गलत है, और उन्होंने वो नंबर दे दिया। तो उस दिन गुरु पूजा थी, मुझे पक्का याद है। और हम बैठे, मम्मी हमारे स्पिरिचुअल जो धर्म गुरु है उनका मंत्र लिया हुआ था, तो हमारे यहाँ सारे फंक्शन होते थे। तो गुरु पूजा की फंक्शन हुई शाम को आरती वगैरह के बाद। पिताजी ने कहा कि चलो देखते हैं ये नंबर सही है या गलत है। और तब ट्रंक कॉल लगता था, अब आपके जैसा नहीं कि फोन उठाया और कनेक्ट हो गया। तो ट्रंक कॉल लगा, वो ऑपरेटर ने बात करवाई, और लकीली गोपी जी ने खुद फोन उठाया और पिताजी ने बात की, बताया कि लड़का है। तो बोले नहीं, लड़कों को तो हम सिखाते ही नहीं है। तो तब थोड़ा सा मायूसी आ गई, बट बोले नहीं ठीक है, उम्र क्या है ये सब उन्होंने पूछा। तो बोले ठीक है आप आ जाइए, कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने फोन रख दिया। हम मुंबई पहुंच गए और वॉचमैन ने हमको कहा कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि लड़कों को सिखाते नहीं हमारे साहब, तो आप क्या कहते हैं फायदा नहीं मिलके। तो मैंने कहा नहीं हम आए हैं अब इतने दूर से, और आप यकीन नहीं करेंगे वो कनेक्शन कहीं था, क्योंकि मुझे इन कॉम्पिटिशन्स के दौरान गोंदिया के प्रेस ने गोंदिया का गोपी कृष्ण ये टाइटल दे दिया था। तो शायद वो पूरा, हाँ, तो पिछले जन्म का कोई नाता रहा, कनेक्शन रहा। मैं आगे बताऊंगा वो मेरे बारे में क्या कहते थे गोपी जी। तो और आप यकीन नहीं करेंगे, सिवाय गोपी जी के अलावा मुझे किसी डांसर का या कथक कितना बड़ा है क्या है ये कुछ पता नहीं था जब तक मैं मुंबई नहीं आया। तो वहां पहुंच गए एंड देन वो हम जाके बैठे, तो आहट हुई, तो उन्होंने कहा कौन आया है। तो हमने बताया उनको, तो वो भूल गए थे क्योंकि इतने फोन कॉल्स ये वो। तो फिर बोले हाँ याद आया बैठिए। एंड देन ही आए, नीचे आए, तो हमने हमारे तरफ से कोशिश की कि आर्टिकल्स दिखाए पेपर में, ये जीता है वो जीता है। उनके वो कहाँ हम कहाँ, आज की डेट में भी इम्पॉसिबल है कोई कंपैरिजन ही करना, ने हिम्मत भी नहीं पड़ती। तो उन्होंने पेजेस टर्न किए और कहा ठीक है। एंड उन्होंने आग बंद की 10-15 सेकेंड के, और आग खोली, बोले दिखाओ तुमको क्या आता है। उन्होंने कहा चलो उतना तो कोशिश, मिल गया हमको चांस कि उनके सामने जाके कुछ तो करने को मिल जाए। घुंघरू बांधे और नाच दिया। जो भी एक हमारे भिलाई से आते थे वो उन्होंने क्या कहते हैं सिखाया था, जो भी तत्कार बोलिए या चक्कर ये वो सब जो गिमिकी होता है ना, गिमिक्स सिखा दिए थे। तो करके दिखाया, तो बहुत गुस्सा हुए, बोले नहीं यही ऐसे लोगों से कथक का नाम खराब होता है ना, सब गलत सिखाते हैं वो। बोले आपके चक्कर अच्छे से कर दिए, मैं आपको ABCD से सिखाऊंगा। और मैंने जाके पैर पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं वो अब ये बोले ये सब आपको भूलना पड़ेगा, मैं वापस आपकी स्लेट कोरी करके नए से लिखूंगा। तो मैंने कहा नहीं, इसीलिए तो हम आए हैं इतने दूर से। और वो शुरू हुई जर्नी वैसी गोपी जी के यहाँ। तो ये इस तरह से का बचपन रहा हमारे। गोंदिया में जब थे तो कॉम्पिटिशन्स में तब टीवी नहीं कुछ नहीं, तो जो भी फिल्म लगती थी, जैसे झनक झनक पायल बाजे जब लगी थी,
तो मुझे याद नहीं, कुछ 10-15 बार मैंने देखी होंगी, क्योंकि वो एक मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया करके कवित्तपरन का उनका एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है, वो सीखने के लिए आई थिंक 15 बार तो मैंने मूवी देखी, जो भी याद था फिर अपने हिसाब से किया। तो वही जब उनके सामने किया तो बोले नहीं ये सब गलत है, सब टेढ़ा मेढ़ा है, मैं इसको सब सीधा करूंगा। एंड वहां से हमारा जर्नी शुरू हुई यहाँ आके। फिर यहाँ आने के बाद सही मायनों में कथक क्या है, आई मीन इवन खुद गोपी जी क्या थे, वो सिर्फ फिल्म का ही देखा था, ये सारा बैकग्राउंड कुछ पता नहीं था। एंड और मुंबई हमारे लिए आना गोंदिया से, अब तो गोंदिया काफी बड़ा शहर हो गया, बट तब जैसे अभी विदेश में जाना होता था वैसे मुंबई आना होता था, उन्हें बड़े फक्र से बोलते थे कि हाँ मुंबई में रहते हैं, तब बम्बई में रहते हैं, समंदर तक नहीं देखा था जिंदगी जी। ओह वाह सर, और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। और उनके हाँ, साथ जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बताता हूँ। जी। जब आए तो अंधेरी में मेरे चाचा जी हैं, उनके यहाँ रहना शुरू हुआ, सब कुछ नया था। और वहाँ से फिर कॉलेज भी ज्वाइन किया था, सिद्धार्थ कॉलेज में मैं साइंस कर रहा था, साथ में डांस भी कर रहा था। तो वहाँ से तो शुरू हुआ, वो कुछ 5 शुरू के महीने तो एडजस्टमेंट में लग गए। देन चाचा ने कहा उनका कुछ पर्सनल इशू था, तो फिर मैं तब हमारी मौसी नई नई शादी होके आई थी मुंबई, तो वो रहती थी न्यू बॉम्बे में वाशी, और तो वहाँ हमारा वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। और गोपी जी का क्या था, वो समय के बहुत पाबंद थे। आई मीन 9 बोला यानी 9 को पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो यानी प्रॉब्लम हो जाती थी। और मुझे 3.5 घंटे लगते थे वाशी से खार पहुंचने के लिए, क्योंकि ना तब हमारा जो ब्रिज है थाना खाड़ी के ऊपर बना हुआ, ना लोकल थी ना कुछ थी। और बेस बस होती थी वो वाशी से मानखुर्द, फिर मानखुर्द से वडाला, वडाला से बांद्रा, बांद्रा से खार, और खार से फिर उनके घर 17 रोड पे पहुंचना होता था। और जिस दिन ब्रिज बंद हो जाए उस दिन वो तुरबे, थाने, कलवा, ऐसा पूरा वो एसटी की बस आती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, 9:01 भी अगर हो गया है तो वो अंदर नहीं लेते थे क्लास के। और वो तब, और टॉप ऑफ दैट शिक्षा यानी पनिशमेंट ये होती थी कि उनका ऐसा बहुत बड़ा हॉल है और सेंटर में एंट्रेंस है, तो उस दरवाजे में खड़े रहना है अगले 3-3.5 घंटे तक, जब तक क्लास चलेगी। और ना पानी पी सकते हैं, ना वॉशरूम जा सकते, कुछ नहीं, वहां उनको दिखते रहना चाहिए, ऐसी सजा मिला करती थी। तो आप ने खार स्टेशन उतर के जब घड़ी देखते थे कि अभी इतना टाइम है, सो एक्चुअली वो 16-17 क्रॉस रोड्स जो है वो जॉगिंग बोलिए या दौड़ के जहाँ पहुंचना पड़ता था 2 मिनट पहले, और नहीं तो उस दिन का आपका क्लास गया। और वो तब हफ्ते में मैं 2 ही दिन जाता था, रोज का क्लास था नहीं। बट जब उन्होंने ये सब सारी स्ट्रगल देखी और फिर मम्मी पिता डैडी आए थे, तो फिर बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे करिए ना आप, इसको मेरे यहाँ ही रख दीजिए, मेरे यहाँ ही रहेगा और सीखेगा। सो मैंने एक्चुअल जो पुराने ढंग गुरुकुल पद्धति जो थी, गुरु शिष्य परंपरा में सीखा उनसे, और फिर उनके यहाँ रहना शुरू हुआ। तो जब ट्रैवलिंग था तो 7 घंटे करीब करीब मेरे ट्रैवलिंग में ही चले जाते थे, तो बाय द टाइम एनर्जी वगैरह कुछ नहीं रहती थी, और सूख के लकड़ी जैसे हो गए थे। तो ये सब देखा उन्होंने और इंटरेस्ट भी देखा, बिकॉज 2 साल उन्होंने मुझे स्टडी की कि कैरेक्टर क्या है, रहन सहन कैसी है, बातचीत कैसी है, आना जाना है नो, स्पेशली लड़कियों के मामले में नो, क्योंकि उनका ये कहना था कि लड़के इसीलिए वो नहीं लेते थे कि लड़के लड़के साथ में आए। आई मीन नथिंग रॉन्ग इन इट, आई मीन वो कुछ गलत नहीं है, बट कहाँ जाए गई लड़की गोपी कृष्ण के क्लास में और वहां उनका अफेयर हुआ, ये जो हुआ, तो वो उनको नाम उनका खराब करना नहीं था, इसलिए लड़कों को सिखाते नहीं थे। वो 2 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने फिर ये डिसीजन मम्मी डैडी को बोला, और फिर एक दिन वहां रहना शुरू हुआ। तो फिर एक दिन 12th की एग्जाम के बाद उन्होंने पूछा कि तुम आए क्यों हो यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, आया तो मैं कथक सीखने के लिए, नहीं तो आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग है नो, आई मीन या कंप्यूटर साइंस, जो भी, तब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मुझे इंटरेस्ट है। मैंने कहा मैं इंजीनियर बनता,
तो बोले फिर दो नाव में पैर रख के चलेंगे तो आप फट जाएंगे, ना इस उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो बोले यही टाइम है कि आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, कथक करना है, कथक में करियर करना है या स्टडीज में करना है। मैंने कहा नहीं कथक तो बोले एक नाव में आ जाओ। तो मैंने कहा बोले स्टडी आपको पार्ट टाइम करनी पड़ेगी, ये फुल टाइम कर लो। मैंने कहा कर हो गया। तो बोले माँ बाप से नहीं पूछोगे? मैंने कहा आपके भरोसे छोड़ गए हैं, और अगर आप बोल रहे हैं तो आपने जरूर कुछ सोचा होगा कि इसीलिए आपने मुझे ये इस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ अ ब्लू मून ऐसे कैसे आ जाता है। तो हंस दिए उन्होंने, बोले हाँ सही समझ रहे हो। तो बोले पक्का? मैंने कहा पक्का, कथक करेंगे, स्टडी हम साइमल्टेनियसली जैसे जैसे होते जाएगी वैसे करेंगे। और वो दिन, उसके दूसरे दिन फिर तभी उन्होंने कहा कि कल मुझे तुम 6 बजे उठाओगे। मैंने कहा 6 बजे? तो बोले आपका रियाज कल से शुरू होगा। बोले अभी तक जो आप कर रहे थे वो कुछ नहीं था, अब कल से आपको पता पड़ेगा कि असली रियाज क्या होता है। तो 6 बजे हमने उठाया उनको। तो रोज बताइए अगले 8 साल तक सुबह 6 बजे उठना कंपलसरी था। 7 बजे घुंघरू बनते थे तो करीब करीब 2 बजे ही खुलते थे। तो लंच करो फिर घुंघरू बांध के शाम को वापस रियाज होता था। अच्छा, अभी जब मैंने 9 बजे की बात कही आपको, तो ये इसमें बड़ा और एक उसमें क्लॉज था कि 6 बजे यानी 6 बजे उनके नॉक करने हैं रूम पे। जैसे मैंने कहा गुरु शिष्य परंपरा, तो वो सुबह उठ के शहद पानी पीते थे, उनका दिन शहद पानी पीने से शुरू होता था। तो वो मैं घड़ी लगा के दरवाजे के बाहर 5:59 55 सेकंड 56 57 58 59 60 यानी 6 बजे नॉक करता था। और दरवाजा खोल के अंदर जाने के बाद वो पहले घड़ी देखते थे कि 6 बजे लेट हुआ हूं या टाइम पे है या नहीं है। नहीं तो उस दिन पूरा रियाज बंद। और पहले मुझे हॉल के बाहर खड़ा रहना पड़ता था, उतनी इजी हो गया था कि वो हॉल के अंदर तब मुझे खड़ा रहना पड़ता था, पर खड़ा कॉर्नर में रहना ही पड़ता था। तो ऐसे दिन उनका शुरू होता था। बट वो जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने बताया कि हाँ मैं ये करना है, बट टिल ही डाइड, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन तक वो मेरे लिए 6 बजे उठे। कौन सा गुरु कर, हाँ यानी वो ये नहीं कह रहे कल आज जाने दे थक गए। थकावट तो यानी थकना ये वर्ड ही नहीं था डिक्शनरी में। उनके चलते चलते अभी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि हम कभी मुझसे कहा ही नहीं जाता कि अरे थक गए तो नहीं कर सकते। स्पेशली जब डांस के बारे में बात आ जाती तो शायद कहीं बाहर जाना हो तो थकावट महसूस होती है, पर अगर वही डांस के लिए कहा जाए तो नहीं होती है। तो ऐसा दिन शुरू होता था, फिर उनके लिए चाय बनाना, ये उनके घुंघरू लगा के रखना। तो ये सारा ऐसा पहले हम रियाज करते थे कुछ 3-3.5 घंटा, और उसके बाद क्लास शुरू होती थी। ये सारी जितनी उस टाइम की हीरोइंस थी एक्सेप्ट माधुरी दीक्षित जी, बिकॉज वो ऑलरेडी सीखी हुई थी, बट आप नाम लीजिए सारे हमारे पास ट्रेंड हुए। रवीना, मनीषा, ट्विंकल खन्ना, जेबा बख्तियार, लंबी लिस्ट है। तो ये सारों को ऑब्वियसली उनके गाइडेंस के अंदर मैं सिखाता भी था और सीखता भी था। और फिर और ये सारा दिनचर्या जो थी वो चलती रहती थी। और आखिरी का काम मेरा होता था दिन का उनको ओढ़ना उड़ाना, यानी वो जब सो जाते थे जाके तो वो ओढ़ना उड़ाया कि तब मैं जाके सोता था। तो वो जो उतने सोने वाले जो घंटे थे 5 या 6 घंटा मैक्सिमम सोने मिलता था, तो वो अगर छोड़ दिया तो यानी छाया की तरह वो मैं उनके साथ उनके इधर उधर कहीं ना कहीं अगर आइडेंटिटी थी, अगर गोपी जी है तो वैभव कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, लाइक दैट। तो वो एक वो ऐसे सारा ये हुआ ना। होली, दिवाली, गर्मी की छुट्टियां, कुछ नहीं। लोग रंग बाहर खेलते थे, पर तब थोड़ा सा बुरा लगता था, या बोलिए जैसे शाम को लड़कों को बाहर घूमते जाते देखते थे तो लगता था यार क्या है, हमको नहीं मिल रहा है। बट आज वो रियलाइज होता है कि उन्होंने मना क्यों किया था, बिकॉज फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शास्त्रीय शैली सीखना हो तो वो फोकस नहीं हटना चाहिए। वो उनका तब थोड़ा जैसे होता है ना, अभी मेरा भी बेटा बड़ा हो रहा है
उनको कुछ बोलो तो बुरा लगता है, पर तब बुरा लगता था, पर आज जब सोचते हैं कि अगर वो करते तो शायद भटकने में टाइम नहीं लग जाता, और भटक गए तो गए, आए जिस लिए थे वो टारगेट फिर कहीं और निकल जाते, कुछ और हो जाता, तो शायद आज यहाँ नहीं बैठा मिलता मैं आपको। तो ये आई मीन इस तरह से शुरू हुआ सीखने का सिलसिला। अभी सीखने में भी इतनी मार खाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत था, बट वो अपना अपना पैटर्न होता है सिखाने का। तो तब अब तो आप उंगली भी नहीं लगा सकते, आपने आवाज चढ़ा दी बच्चे के ऊपर तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि सर आपने ऐसा कैसा कर दिया, हमारे बच्चों को आदत नहीं है वो। और यहाँ तो वो छोड़ के ही गए थे ना, मम्मी डैडी ने कहा था कि ये आपको दे दिया, हमको पता है आप बनाएंगे, आपका गुरु का आशीर्वाद ही सब होता है। और बनाया है उन्होंने, ऑब्वियसली आज जो मैं भी हूँ उसी के चलते हूँ। तो जब ट्रेनिंग शुरू हुई, जो जैसे कहा कि कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, तो वो मार बड़ी खाई, बहुत बहुत मार खाया है सीखने के लिए। अच्छा, उसमें से हमारे जो सर्कल है कथक का, उसमें 2-3 किस्से मेरे बारे में बहुत फेमस है। उसमें से एक किस्सा है मेरे हाथ का। तो जो हाथ है हमारे जो सम पे आता है ना, तो वो ऐसे सीधा होना चाहिए, है ना, तो वो हमारे ऐसे रह जाते थे। और वो उम्र वैसी थी, तो 2-4-8 बार उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे करना चाहिए, तो जब वो बताते थे तब ऐसे कर लेते थे। एक दिन वो लिटिल इम्पेशेंट थे वो वैसे, क्योंकि उनको चीजें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस हिसाब से उनका व्यक्तिमत्व बोली या पर्सनालिटी जो था कि वो उन्होंने किया भी और मिला भी। तो वो माने नहीं, एक दिन बुलाया मुझे, बोले हाथ सामने करो, तो बोले ऐसे रखो, तो मैंने रख दिए। और एक इस हाथ पे एक इस हाथ पे जो पड़ी है जोर से, और मम्मी डैडी के ने ऐसे तक अभी मौका नहीं दिया, और उन्होंने इस तरह से संस्कार किए कि ना उनको भी कभी करने को पड़ा, ना हमने उनको मौका दिया। तो उंगली भी नहीं लगी थी, यहाँ पहली बार जो झापड़ पड़े, 2 सन्ना गया हाथ। तो जब तक वो दुख रहा था तब तक हाथ ऐसे सीधे थे, फिर धीरे धीरे 2-3 दिन बाद ऐसे हो गए। तो ये मारने का सिलसिला चलता रहा, हमारी अकड़ रहे, वो स्टबननेस बोलिए जो भी बोलिए, जब था तो ऐसे ही था। तो एक दिन फिर बुलाया जोर से, मैंने कहा मैं पता था मुझे क्यों बुलाया, मैंने हाथ ऐसे कर दिया। बोले नहीं आज इससे काम नहीं होगा, आप जमीन पे रखिए हाथ। तो जमीन पे रख दिए, तो वो कुर्सी पे बैठे होते थे, तो उन्होंने एड़ी उठाई, एक इस पे मारी और एक दूसरे पैर पे मारी एड़ी। आप यकीन इमेजिन करिए, हाथ जमीन पे है और जैसे हथौड़ा मारा बोलिए ना, कि वो बहुत स्ट्रांग थे वो, फिजिकली बीइंग। अभी 4-4 घंटा उस लय में नाचना है, बहुत ताकत चाहिए। और वो 2nd डिग्री थी, वो जो पेन हुआ है, फिर जब तक पेन था हाथ उंगलियां ऐसी। ये भी सिलसिला चलता रहा, मैं सुधरा नहीं। तो एक दिन वापस ऐसी आवाज आई डांस करते करते, मैंने कहा मर गए आज, वापस मेरा हाथ ऐसा रहा होगा। और वो अभी मेरी डेवलप हो गई है, हम सिखाते आगे हैं, पीछे क्या चल रहा है हमको पता पड़ जाता है। स्टूडेंट पूछते भी है कि आपको कैसे पता पड़ा, मैंने कहा नहीं वो डेवलप। तब आश्चर्य लगता था कि इनको दिखा कैसे, बिकॉज वो कुछ कहीं एक कॉर्नर में बैठे होते थे, हम कहीं और नाच रहे होते थे, पर वहां से उनको पता पड़ जाता था। तो अभी मुझे पता पड़ गया कि उनको कैसे पता पड़ता था। तो वो जो लास्ट टाइम आवाज आई तो मैं पहुंच गया, चुपचाप मैंने हाथ रख दिए जमीन पे। तो मुझे लगा वो मारेंगे, तो उस दिन नहीं मारा उन्होंने। वो बैठे हुए थे सोफे पे, वो राजस्थानी सोफा होता है ना जिसके बड़े ऐसे गोल से पैर होते हैं ना, लटकन वगैरह होती है, अगर आप देखा होगा आपने, तो वो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे। वो उठे, कुर्सी हटाई, एक हाथ एक पैर के नीचे कुर्सी के, दूसरा हाथ दूसरे पैर के नीचे, और वो बैठ गए कुर्सी पे। एंड जो ऑब्वियसली उनका वजन वो पूरा पता नहीं, करीब 2-3 मिनट बैठे होंगे और हाथ पकड़ के रखा था ऐसे कि अगर एक भी आंसू आंख से आए तो पड़ने वाली थी। एंड देन वो हो गया, हाथ वाथ इतने सूज गए थे। ऑब्वियसली लकीली कोई फ्रैक्चर वैक्चर नहीं हुआ, बट वो दिन है और आज का दिन है। आप 2:30 बजे 3 बजे सुबह भी उठाइए मुझे और हाथ करने के लिए बोलिए, तो हाथ ऐसे ही जाएगा, उसमें इतना भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब
उन्होंने उनके तरफ से प्यार से सिखाने की कोशिश की थी, पर मैं मुझसे ही वो मैं अकड़ा हुआ था बोलिए या जो भी है, तो वो पर आगे जाके उन्होंने एक इंटरव्यू में पूना में उनको वो रोए कि उन्होंने कहा कि वो गलत थे, पर क्या करे, मैं मान ही नहीं रहा था, तो उनको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री करनी पड़ी। तो वो हाथ जो स्टेडीनेस आ गया उस इंसिडेंस के बाद, ना उनको कभी उस मामले में बोलना पड़ा ना मेरा हाथ बेंड हुआ। तो ये किस्सा बहुत फेमस है, यानी काफी लोग इसके बारे में जानते हैं। और कंटिन्यू करूं, दूसरा किस्सा सुनाऊं? यस यस प्लीज। और वो उनके जो कुछ फेमस चीजें थी, उसमें से वो आईब्रो जो है वो ताल में हिलाते थे, जैसे भी ना धिन धिन ना ना, हमारा तत्कार जो होता है, तो वो ना धिन धिन ना धिन धिन ना, ये काफी उनके भाव संचालन बहुत फेमस है। तो जो अभी आपने श्रृंगारमणि का जो यहाँ बोला मेरे बारे में, उस टाइटल के लिए तो कंपटीशन हुआ करती थी। कंपटीशन मींस जजमेंट होता था, जजेस बैठते थे बड़े डांसर्स आके, और वो बताते थे कि ये डिजर्विंग है, ये नहीं है, उस हिसाब से। तो वो मेरी राइट तो हो जाती थी, लेफ्ट हो नहीं रही थी। तो सब कुछ किया, ये किया, आंख बंद करके, ऐसा वैसा, सारे जो जितने तरीके थे वो इस्तेमाल हो चुके थे, और थक गए थे ना, वो भी थक गए थे, मैं भी थक गया था। तो जब मॉर्निंग में मेरा वो रियाज लेते थे, तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस करते वक्त अगर कुछ अच्छी चीज मैं करता था या करता हूँ, तो वो मुझे बुला के वो माथा चूमते थे और बताते थे कि ये अच्छा आपने किया यार, तो उसका आप और रियाज करिए, यानी अच्छा हो जाएगा। तो एक दिन शायद उन्होंने प्लान बना लिया था कि क्या करना है, तो उस दिन वो डांस कर, वो इसी की तैयारी चल रही थी श्रृंगारमणि के लिए। तो वो कुछ सम पे आके खत्म हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, तो और चेहरा हाथ में लिया, मुझे लगा अभी वो माथा चूमेंगे, उन्होंने काट दिया, एक्चुअल काटा भौं को, और खून आया। और वो बोले बैठो नीचे, एंड बैठाया और बोले हिलाओ, एंड वो दिन है और आज दिन है, अभी तक हिल रही है। तो कहने का मतलब है कि वो विश्वास जो है, हाँ, गुरु के बारे में बोलिए या जो उन्होंने अगर बोल दिया या वो बोल रहे हैं, तो ये ऐसा होगा ही, ये क्या कहते हैं, ये विश्वास अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। के पास हुई थी, उसमें मेरे मामा जी ने काम किया था, धन्यवाद जी। ओके, माया ठाकुर जी कोई उन्होंने कुछ कमेंट की है। हाँ, वो झनक झनक पायल बाजे, ऑब्वियसली, गोपी कृष्ण झनक झनक पायल बाजे, दोनों नाम साथ ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी सिंस झनक झनक की बातें चल रही हैं, तो मैं असिस्टेंट कैसे बना ये आपको बताता हूँ। कि ये जब ट्रेनिंग चल रही थी, तो फिल्म के बारे में वगैरह कुछ मेरे दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि आए थे कथक सीखने के लिए ऑब्वियसली, और साथ में कथक की पढ़ाई, जो गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं होती हैं, वो भी चल रही थी। तो गुलजार साहब की जो मिर्जा गालिब सीरियल है, उसकी कोरियोग्राफी के लिए गोपी जी को बुलाया, गुलजार साहब आए, बात हुई, और उसकी रिहर्सल शुरू हुई। और नीना गुप्ता जी के सारी गजलें उनके ऊपर शूट होनी थी, और वो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, वो उनकी जो बेटी है मसाबा, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो सब उनको बैठ के ही कराना था, बिकॉज खड़े होके सवाल ही नहीं था करने के लिए। और तब कैसेट प्लेयर होता था, शायद आज की जनरेशन को बहुत से लोगों को पता भी नहीं, वो रिवाइंड, फॉरवर्ड, प्ले, वो स्टॉप सब करना पड़ता था। तो तब वो कोई था नहीं उनके पास, तो बोले, और मैंने तब रहना शुरू हो गया था मेरा गोपी जी के साथ। तो वो लंच के बाद रिहर्सल्स हुआ करती थी, तो बोले आप प्ले पॉज बटन ये कर, आपको ऐसा ऐसा करना है, और जब भी हम गाना बोले तो आप प्ले करना है, रोकने के बोले रोक देना है, रिवाइंड, वो मार्किंग करके वो सब वो प्रोसेस उन्होंने मुझे समझाई। और रिहर्सल शुरू हो गई, 2 असिस्टेंट्स थी और गोपी जी, वो उनको पहले सिखाते थे, और फिर जब नीना जी आती थी तो ये असिस्टेंट उनको नीना जी को रिहर्सल्स कराते थे, क्योंकि वो तब तक हेल्थ क्लब चले जाते थे। ये सब हो गया, रिहर्सल्स वगैरह सब हो गई। शूट वाले दिन हम पहुंचे फिल्मालय स्टूडियो अंधेरी वेस्ट में, और शूट शुरू होने के पहले जब गुलजार साहब ने कहा कि मास्टर जी बताइए क्या किया है क्या नहीं किया, तो बोले ठीक है। तो मैं एज ए
पहला सब गुलजार साहब, नसीरुद्दीन शाह, यू नो, एंड शूटिंग, आई मीन शूटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो बोले मैं भी आऊँ, तो बोले हाँ घर में बैठ के क्या करेगा, चल, यू नो, जितना सीखते आएगा उतना सीखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो पहुंच गया। साथ में था पानी देना, गुरु सेवा वहां भी चली रही थी, वो छाछ देना, गाजर का जूस, ये वो, जब वो सारी ड्यूटी मेरी होती थी, आई मीन होने वाली थी, आगे पता नहीं था, उस दिन के लिए तो पता था। तो वो प्ले किया गाना, और यकीन नहीं करेंगे आप कि वो दोनों असिस्टेंट जो थी वो ब्लैंक हो गई, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और हाँ, आई मीन कहने का मतलब वो लिखा हुआ था, बोलिए तो वो कहते ना कि सही वक्त पे सही जगह होना चाहिए, तो मैंने वो मैं था इसलिए शायद वो हुआ। तो वो मैंने पैनिक सिचुएशन था उनके लिए, क्योंकि वो क्या करते थे, वो कोरियोग्राफ करने के बाद वो भूल जाते थे, वो याद नहीं रखते थे, क्योंकि वो फिर वो असिस्टेंट का काम होता है कोरियोग्राफी याद रखना। और वो कोरियोग्राफी, अगर आप गए कभी पोस्ट ऑफिस में, तो कभी देखा है पोस्ट मास्टर को स्टैंप लगाते हुए एनवलप पे, कभी देखा है आपने? नहीं देखा। वो दे टेक दिस स्टैम्प, और वो जो एनवलप है वो नीचे जाते जाता है और वो स्टैम्प लगते जाता है। सो ही यूज्ड टू कोरियोग्राफ लाइक दैट। वो कोरियोग्राफी एक बार प्ले का बटन दबा तो वो स्टॉप ही, गाना जब तक खत्म नहीं होता था, यूज्ड टू एक के बाद एक कोरियोग्राफी होती थी, वो रिवर्स बटन ही नहीं था, यानी और आपको याद रखना है। तो उस मामले में ऐसा उनकी वो स्टाइल थी, बिकॉज वो एक ग्राफ बनता था उनके दिमाग में और वो उसी को फॉलो करते थे। तो वो सब भूल गए, वो मुझे मेरी तरफ पलटे, क्योंकि बहुत शर्मिंदगी वाली का मामला था कि याद किसी को याद नहीं, ना उनको याद ना असिस्टेंट को याद। तो मुझे मेरे तरफ पलट के बोला, अरे तुझे याद है क्या? मैंने कहा याद है। तो बोले करके दिखाएगा क्या? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं दिखाऊंगा, याद है तो याद है। क्योंकि वो रिवाइंड फॉरवर्ड करते करते देख देख के मुझे सारा, आई मीन इतने बार देखा था वो कि सब याद था। तो बोले कि बजाओ, मैंने करके दिखा दिया, पहले 2-4 लाइनें जो थी लगाता। उन दोनों को बोले आप जाइए, ये इससे मैं करवा लूंगा, आई मीन मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और उस दिन से उनका असिस्टेंट बनने का मौका मिला। तो वो एक जर्नी नई शुरू हुई। उसके साथ तो महाभारत, ग्रेट मराठा, करीब करीब 40-45 फिल्में की। उसके बाद सीरियल्स बहुत के, चैनल 4 के, BBC के। अभी कुछ चीज़ें तो याद भी नहीं आ रही हैं कि क्या क्या किया, बट वो फिर एक नया क्या कहते हैं आयाम बोलिए, एक नया सीखने का जो यानी क्या कहते हैं मौका मिला कि किस ढंग से कोरियोग्राफी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली जब वो चले जाते थे सिखा के, तो मैं वो जाने के बाद मेरा रियाज शुरू होता था कि क्या क्या सिखाया उन्होंने। तो बहुत दफे चीजें भूल जाते थे, तो अगर वो है तो वो तब बता देते थे, पर वो नहीं है तो फिर वो भी भूल जाते थे। तो फिर मैंने क्या करता था, मैं खुद के मूवमेंट डाल देता था, आई मीन अभी पूरा करके। क्योंकि जब वो वापस आते थे तो उनको एक सांस में पूरा, जितना भी लंबा गाना है, छोटा गाना है, जो भी है, वो एक सांस में दिखाना है, प्ले करके स्टॉप करना है, बीच में आप रुक नहीं सकते, बिकॉज ही उनको देखना था कि ग्राफ बराबर है कि नहीं। तो जब पहली बार ऐसा हुआ तो पूरा डांस करके दिखाया, तो बोले नहीं पर्टिकुलर प्लेस पे, बोले यहाँ तक आओ और अभी रुक जाओ, बोले ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। मैंने कहा यार इनको कैसे पता पड़ा, ये तो भूल गए थे। तो ऐसे 2-3 बार होने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके पूछी कि मैंने कहा ये है कैसे, आपको कैसे पता पड़ जाता है कि ये आपने नहीं किया है, बाकी सब आपने किया है, ये मैंने किया है? तो बोले देखो बेटा ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ग्राफ होना चाहिए, ये देखो झटका लग गया यहाँ पे। तो वो धीरे धीरे फिर वो भी महसूस, आई मीन पता पड़ गया कि क्या उनकी सोच क्या है, कैसी क्या है। तो फिर एक, आई थिंक मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, पर उस गाने के लिए आई थिंक ईश्वर का गाना था शायद, अनिल कपूर, विजया शांति। तो वो मैंने प्ले किया और स्टॉप किया, पूरा गाना हो गया, उन्होंने कहीं रोका नहीं मुझे कि कुछ गड़बड़ है, क्या नहीं है। तो मैंने कहा अरे अभी बोलेंगे, कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने कहा आपको कुछ ऊपर नीचे नहीं लगा? तो उन्होंने कहा नहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं, सब बराबर था, एकदम फाइन। तो बोले क्यों? तो मैं स्माइल कर रहा था। मैंने कहा नहीं ये जो दो सेक्शन जो है ये आपके नहीं किए हुए थे, बिकॉज मैं भूल गया था, ये मैंने किए म्यूजिक में ऑब्वियसली या लिरिक्स में जो भी है। तो फिर उन्होंने पिट थपथपाए, बोले वेरी गुड।
यानी आप आइडिया आ गई है कि मेरी स्टाइल क्या है या क्या करना चाहिए। एंड देन वो जो फिल्म का क्लास था उस दिन से वो भी मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि अब आज से आप वो भी चलाइए। और फिर वो आके देखते भी नहीं थे कि क्या कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ। तो वो चीज वैसे शुरू हुई। आगे जी। ओह वाह सर! और इसके अलावा भी आपने विश्वामित्र, मृत्युदंड और जिद इत्यादि कई फिल्मों में काम किया है सर। नहीं, अभी आप अगर जो नाम आपने पढ़े और उनके डायरेक्टर या एक्टर्स अगर आप कुछ सोचेंगे बात करेंगे उस बारे में, तो ऐसा लगता है मैं 60-70 साल का हूँ। बिकॉज के विश्वनाथ जी, एन.टी. राव जी, गुलजार साहब, बी.आर. चोपड़ा, बिकॉज तब बहुत ही छोटा था, बट इनिशियल जो एपिसोड्स थे महाभारत के, तो मेरा प्रिविलेज था कि मुझे उनके साथ भी काम करने के लिए मिला। क्योंकि जो कृष्ण तांडव है, यानी गोपी जी की जो बेटी है ना शंपा, उन्होंने किया है वो कृष्ण तांडव, जो कालिया के मत्थे चढ़ के जब कृष्ण जी नाचते हैं, तो तब खुद बी.आर. चोपड़ा डायरेक्ट करते थे महाभारत। उसके बाद उनकी तबीयत ऊपर नीचे होने लगी, फिर रवि जी यानी रवि चोपड़ा। तो बाकी के जो सारे गाने हमने किए, उत्तरा, उर्वशी, तब रवि चोपड़ा जी ही डायरेक्शन करते थे। तो नहीं, यानी शायद वो पिछले जन्म के कर्म और क्या कहते हैं, जिस घर में जिस माँ बाप ने पैदा किया, वो मेरे कर्म अच्छे थे जो उनके जैसे माँ बाप मिले और गोपी जी जैसे गुरु मिला। क्योंकि उस जमाने में लड़के को डांस सिखाने के लिए भेजना यानी बहुत बड़ा डिसीजन था। क्योंकि बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मराठी फैमिली, और सारे मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, मम्मी लेक्चरर थी, अब तो रिटायर्ड हो गए, पर वो सारे यानी शिक्षा वाले घर से अचानक अभी भी पूछते हैं मम्मी को कि आपने कैसे क्या इतना बड़ा, उस जमाने में क्योंकि ना टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, और ऊपर से मेल लड़का। पर तो भी मेरे दोस्त भी हंसते थे। इवन मेरे खुद के दादाजी, आपको यकीन नहीं करेंगे कि जब ये डिसाइड हुआ और मैं मुंबई आया, तो बताते थे कि अरे नाचा बनाने भेजा है, मैं मुझे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट एक नाचा शब्द अच्छा नहीं मानते ने, साउंड भी अच्छा नहीं करता है। पर जब उन्होंने महाभारत में नाम आते देखा ये वो, तो फिर हमारे भैया की शादी हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप बारात में नहीं नाचोगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं बैंड पे नहीं नाचना, आप कलाकार हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने आर्टिस्ट हो। मैंने कहा आज आर्टिस्ट हो गया। जब मुंबई जब आ रहा था तो आप ही थे जो नाचा बोल रहे थे, और आज मुझे आप अच्छा लगा सुन के। मतलब पर भैया की शादी बार बार थोड़ी होने वाली है, वो एक ही बार करेंगे। आप कुछ भी करिए, मैं रास्ता हो जहां भी हो, बारात में मैं डेफिनेटली नाचने वाला हूँ। तो उस टाइप की मेंटालिटी थी। पर फिर भी हिम्मत की। स्पेशली मम्मी का हमारा बड़ा दिल था, और उन्होंने उनका ये भी था उनका ही डिसीजन था कि बहू भी उनको यही फील्ड वाली चाहिए, क्योंकि वो फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। नहीं तो क्योंकि मेरा मामला, मैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियों में रहता हूँ, कहने का मतलब। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों में रहना है तो ऊपर चीजें नीचे चीजें होती रहती है, ऐसा नहीं है। तो वो भी उनकी जिद थी कि बहू भी उनको इसी लाइन की चाहिए। तो मेरी वाइफ जो है वो भी कथक और ओडिसी करती है। तो आधा श्रेय बोली या 75% उनका है, और 25% मैंने भी इंटरेस्ट दिखाया, और मैं लग के किया, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करते थे कि डांस करता है, ऐसा करता है। बट आज जो भी मिला डांस के चलते, जिन जिन लोगों से नेल्सन मंडेला तक के लिए परफॉर्मेंस करने मिला, मुझे उनसे मुलाकात हुई। वो भी हम जानना चाहेंगे सर। और तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए भी उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि वो नाम मूवमेंट वो कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, तो उसमें वो डर्बन में जब हुई थी नाम कॉन्फ्रेंस, उसमें अटल जी के लिए भी नाचने के लिए मौका मिला था। अब जाते हैं हम थोड़ा सा विदेश की तरफ। तो 1994 में जो हमारी एक कोलीग हैं जो साउथ अफ्रीका में क्लास चलाती हैं, स्मिता महाराज है उनका नाम। तो वो आई हुई थी उनकी 10 शागिर्दों को लेके गोपी जी के पास से वर्कशॉप जैसा चीज करने के लिए, और वो उनसे भी थोड़ा सा सीखने मिला है ये। और तब
सारा ओपन हो चुका था। मंडेला राष्ट्रपति 94 में बने जून में, और मैं अगस्त में पहुंचा वहां पे। तो वो एक्चुअल गोपी जी जाने वाले थे, और गोपी जी ने कहा कि नहीं, साथ में मेरा वैभव आएगा, क्योंकि मुझसे होगा नहीं अकेले से। तो हम दोनों जाने वाले थे, पर बात ऐसी हो गई कि ये जनवरी की बात थी, और फरवरी में गोपी जी की मृत्यु हो गई। तो जो हमारी कोलीग है, हाँ, उन्होंने कहा कि अभी वो नहीं आ रहे हैं, तो हमारा प्लान था आप आ जाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो आना एक्सपेरिमेंटल बेसिस, प्रयोग के हिसाब से मैं वहां पहुंचा 94 में। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत सक्सेसफुल हुआ। 95 में जब सेकेंड टाइम मैं वहां पहुंचा था, तो फातिमा मीर जी हैं, उनके एक बुक लॉन्च था, द अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा, क्योंकि उनकी फैमिली और महात्मा गांधी जी की फैमिली काफी उनके संबंध थे जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहते थे। तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस के ऊपर वो किताब लिखी थी, तो उसका बुक लॉन्च था। और वो एएनसी की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी। तो उनके और मंडेला जी के बहुत काफी अच्छे संबंध थे। तो बुक लॉन्च के लिए नेल्सन मंडेला, सोनिया गांधी, और तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गेस्ट करके इन तीनों को बुलाया था, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लिए मंडेला जी को बुलाया था। तब उसके लिए एक बैले हो रहा था, अहिंसा उबुंटू, जो कि फ्यूजन पे था। उसमें सारी स्टाइल्स थी। तो इंडियंस जैसे भारतीय लोग 1860 में पहुंचे साउथ अफ्रीका, तो वो सारी पूरी कहानी थी वहां से लेके। तो जैसे अफ्रीकन रहते थे, फिर अंग्रेज आए, डच आए, फिर इंडियंस गए, तो ये सारा पूरा बैले उन्होंने बनाया था। तो उसमें फिर वो डांसर ढूंढ रहे थे इंडियन, तो उनको पता चला कि मैं भी आया हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाइए आप भी, करना चाहेंगे कि। मैंने कहा जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है, और स्पेशली फ्यूजन करने मिलने वाला था, क्योंकि दूसरी स्टाइल्स के में एक्सपोजर क्या करते हैं, कैसा करते हैं, वो भी मैंने कहा सीखने डेफिनेटली मिलेगा वो। तो वो किया, और तब मुझे पर्सनली मिस्टर मंडेला से मिलने का मौका मिला। ऑब्वियसली वो शो अटेंड किया, वो स्टेज पे आए, पर्सनली उन्होंने मुझे कमेंट किया मेरे डांस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, बिकॉज वो खुद बॉक्सर थे। तो वो जो एनर्जी वाली बात होती है बॉक्सर में, तो बोले आई कैन सी यू नो डांस वेरी वेल एंड यू हैव दैट फाइटिंग इंस्टिंक्ट इन यू। तो मुझे मेरे पास है वीडियो, पर वो तब VHS होता था, तो बहुत उसमें क्या कहते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट वो मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भारतीय राष्ट्रपतियों के लिए मैं नहीं नाचा हूँ, उतने साउथ अफ्रीका के सारे राष्ट्रपतियों के लिए नाचना मिल गया। तो उस बैले के चलते फिर जो दूसरे स्टाइल्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो वो काफी एक्साइटिंग था। स्पेशली कंटेम्प्ररी की जो बात होती है, तो मैं पारंपरिक मेरा अपब्रिंगिंग था, जो संस्कार थे वो पारंपरिक थे। वहाँ सारे रूल उल्टे होते हैं। तो वो जो अपने थीम है अपने शो की, कोशिश वाली जो मामला है, मैंने नहीं कोशिश करनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, बिकॉज वो अगेंस्ट जाना था रूल के, तो मुझे हेडेक्स होते थे, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो अंदर एक मन कह रहा था कि वो नहीं है सही, और एक मन कह रहा था कि नहीं ये करना ही है। तो वो अडॉप्ट करने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए करीब 2 हफ्ते हर दिन मुझे हेडेक होता था, और पैरासीटामोल की गोली खा के सोना पड़ता। बट इवेंचुअली वो उनकी जो सोच है, वो उसको जब मैंने समझा कि क्यों ऐसा है, किस लिए ऐसा है, क्यों वो ऐसा करते हैं, तो वो जब वो समझ में बात आई, तब जाके मैं उनके साथ मिल पाया और कर पाया और सारा। हमारे यहाँ पे एक गलत धारणा बोली, या जो भी एक्सपोजर है, वो अभी तो काफी हो गया। तब की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूजन बोलने के बाद 4 मूवमेंट्स इसकी, 4 मूवमेंट ये स्टाइल की, ऐसे ऐसे कर दो तो फ्यूजन हो गया। फ्यूजन यानी जैसे भी आप आटे ले लीजिए, मैं पता नहीं सही उदाहरण दे रहा हूँ या नहीं, पर चने का आटा, गेहूं का आटा, चावल का आटा मिक्स कर दीजिए, तो वो आटा है वो दिखता है, बट आप निकाल नहीं सकेंगे ना एक बार मिक्स हो गया कि।
वो फ्यूजन होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, 4 भरतनाट्यम, 4 कथक, 4 वेस्टर्न की मूवमेंट्स ले ली, एक के बाद एक कर दी, तो बोले हमारा फ्यूजन हो गया। नहीं, वो चारों इस ढंग से आने चाहिए साथ में कि पता तो पड़े रे कथक है, ये भरतनाट्यम है, पर क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर, आप निकाल नहीं सकते उसमें से कि हाँ ये कथक बाहर आ गया। तो वो सारी चीजें करने को मिली। हम पहले कथक डांसर है बोलिए जो मंडेला, मिस्टर मंडेला के लिए परफॉर्म करने को मिला। वहाँ एक गम्बुट डांसिंग होती है, जो माइंस होती थी ना, गोल्ड माइंस बहुत थी साउथ अफ्रीका में, तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने वो गम्बुट पहन के काम करते थे माइंस में, तो उन्होंने वो गम्बुट को मार के ताली और गम्बुट और जो रिदम, उनके जो रिदम है अफ्रीकन, उन्होंने एक नया स्टाइल डेवलप किया है, दैट इज कॉल्ड गम्बुट डांस। तो काफी कथक के से जो हमारी लयकारी होती है वो काफी आई मीन सेम लेवल पे या सेम चीजें मैथमेटिकली वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो अहिंसा उबुंटू बैले था जो मैं बोल रहा था, उसमें हमको दिखाना था कि अफ्रीकन और इंडियन साथ में आए और फिर वो गोरों के अगेंस्ट वहां लड़े। तो उनका गम्बुट और हमारा कथक हम अलग अलग शुरू करते थे और एक जगह ऐसी आ जाती थी कि हम एक सारे रिदम एक साथ होके कथक और गम्बुट साइमल्टेनियसली नाचते थे और वो दिखता था कि ये सब साथ में आ गए और अब एक पार्टी बोलिए या एक मूवमेंट में साथ में आ गए हैं अफ्रीकन और इंडियन। उसके बाद अमेरिका जाना मिला, वहां पे टैप के साथ, आई डोंट नो, अभी तो काफी लोग करते हैं टैप और कथक का, बट मैं बता रहा हूँ 2000 की बात, तो तब तक मेरे ख्याल में तो नहीं था कि किसी ने टैप के साथ कथक किया। तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं पहला हूँ, बट ये सारी जो चीजें हैं, फ्लेमिंगो अभी काफी अभी याद करनी पड़ रही है। ये 3 चीजें जो फुटवर्क इन्वॉल्व है वो कथक से काफी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये सारी चीजें बोली, वहाँ के कोरियोग्राफर्स जैसे अभी हमको क्या करते थे, उनका जो ये था कि एक वर्ड दे देते हैं आपको, इम्बैलेंस। आई मीन वो जो स्टोरी थी उसमें वो जो कैरेक्टर है उसको इम्बैलेंस दिखाना है, वो ही आई मीन उनका जो कैरेक्टर है वो इम्बैलेंस हो गया है। और वो डांस के हिसाब से आप कैसे दिखाओगे, तो वो वन एक शब्द पे, यहाँ हमारे जैसे संचारी भाव होता है ठुमरी एक लाइन में, जैसे शंभू महाराज जी कौन गलियन गए शाम, पूरी रात भर एक ही लाइन पे भाव दिखाते थे, तो वैसे वो एक वर्ड देते थे हमको और अब उस वर्ड पे आपको करीब करीब 1.5-2 मिनट का पूरा कोरियोग्राफी करनी है और फिर वो उनको दिखानी है। तो देन ही इज टू आई मीन वो बहुत सारे कोरियोग्राफर मिलके एक बड़े कोरियोग्राफर के अंडर हम काम किया करते थे। तो आई मीन वो जो मराठी में देवान घेवान देना लेना जो चलता था या चला, वो उससे काफी सीखने को मिला। और वो जो सारी डिसिप्लिन बोलिए या उनकी जो एक्सरसाइज करने की पैटर्न्स है, वार्म अप के पैटर्न्स है, उसको मुझे कथक में लाके उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करते आया, या स्ट्रक्चर जो बनाया अभी हमने हमारे क्लास के लिए, तो वो काफी उससे हमको हेल्प मिली ये करने के लिए, क्या कहते हैं, यहाँ स्ट्रक्चराइज करने के लिए काफी हेल्प मिली। और एक किस्सा याद आता है, जैसे कहते हैं ना, गुरु ने बोला, गुरु का शब्द आखिरी शब्द होता है, तो बड़ा अजीब सा किस्सा है। गोपी जी को अस्थमा था, बहुत अस्थमा था, तो उनको किसी ने बताया कि आप कॉकरोच चाय में डाल के पीजिए, कॉकरोच है। तो वो मेरी शाम की ड्यूटी होती थी कि वो बॉटल लेके मैं वो कोने कोने ढूंढ के कॉकरोच पकड़ के रखता था। तो कभी एक मिल जाए, कभी 2-3 मिल जाए, 2-3 मिल जाए, उनको बेचारों को बॉटल में बंद करके, आई मीन क्रूएल्टी है बट क्या करें, आई मीन मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, बट वो दवाई थी ऐसा उन्होंने बताया था। तो उनको खाना वाना भी खिलाता था, बिकॉज 2-3 दिन उनको वहां जिंदा रखना था। तो वो सुबह जब चाय बनाता था, मैं वो जिंदा कॉकरोच डालने के लिए कहा था, तो वो जिंदा कॉकरोच चाय में डलती थी। और अभी होता क्या था, उनको पता था, मुझे पता था कि कॉकरोच है इसमें। तो उन्होंने जिस दिन पहले दिन बनाया, बोले नहीं मैं अकेला तो नहीं पीऊंगा, बोले मुझे कंपनी चाहिए। मैं देख रहा था उनको, उन्होंने कंपनी चाहिए है, बोले नहीं, बोले अब मैं पी रहा हूँ तो आपको भी पीना पड़ेगा। तो आई मीन पता, मैं खुद बनाया हुआ चाय,
खुद देखा कॉकरोच, उसको छाननी में छान के उनको दिया, तो फिर वो 1 कप की जगह 2 कप बनाना पड़ता था। मैंने कहा इसका असर गलत होगा मुझ पे, तो बोले नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ पर पीना तो पड़ेगा। तो आई मीन गुरु आज्ञा हुआ करती थी, तो वो करना पड़ता था। तो यस। तो जी। और सर इसके अलावा आपने साउथ अफ्रीका के अलावा और भी काफी कंट्रीज में शोज किए हैं। अमेरिका, सिंगापुर, गल्फ, जी। सारी जगह परफॉर्म किए। और बहुत and आप यकीन नहीं करेंगे, आई मीन यहाँ तो है ये रियलिटी शोज के चलते फायदा हुआ है डेफिनेटली, और घाटा भी हुआ है, तो घाटे के मैं बताऊंगा उस बारे में। बट क्या है, बिकॉज जो रिप्रेजेंटेशन जो है आई मीन भारतीय संस्कृति को जो हम बाहर ले जाते हैं, बाहर हम परफॉर्म करते हैं, तो उसका एक अलग ही प्रभाव बोलिए या ये पड़ता है कि आप एक तो आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देश की साख आपके हाथ में होती है, क्योंकि आपको जब आप इंट्रोडक्शन होता है आपका, तो आपको बताया जाता है कि आप कहाँ से है, किस शहर से, किस देश से है। और बहुत ही हमारी जो संस्कृति की वैल्यू जो एक बाहर इंडिया के भारत के बाहर जो वैल्यू है, वो बहुत ही बहुत ही बढ़िया है या बहुत ही बड़ी है। कहने का मतलब उनको शायद बहुत ज्यादा, खैर क्योंकि वो शायद वो कहते हैं ना, पकता है वहाँ बिकता नहीं है, वो वाला मामला है। वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा डेडिकेटेड है। आप साउथ अफ्रीका की जो लड़कियां हैं या जो स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, सवाल ही नहीं। बट वो जो एक बाहर का जो एक कहते हैं इंटरेस्ट बोलिए हमारी कलाओं में, या जैसे योग ले लीजिए, तो वो बहुत ही आई मीन एनकरेजिंग है, और जाके करने के लिए भी मजा आता है क्योंकि इतना इंटरेस्ट है वहाँ पे। और क्या कहते हैं, यहाँ जो अभी रियलिटी शोज के बारे में मैं भी बता रहा था, फायदा हुआ है क्योंकि काफी नए आयाम मिल गए, यूट्यूब आ गया, इंस्टा आ गया, फेसबुक है, सारे लाइव्स कर रहे हैं। पर समटाइम्स क्या होता है कि वो लाइन जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, और बच्चों को क्या होता है, जो देखते हैं उनको लगता है अरे ऐसा ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके शो के द्वारा कि सारा गलत है ऐसा नहीं है, पर आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। और अगर देखते हैं कुछ तो आप डबल चेक कर लीजिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि सारा ही जो डाला जाता है, अपलोड किया जाता है, वो अप टू द मार्क नहीं होता है, क्योंकि या उसमें शुद्धता नहीं होती है। जैसे भी मेरे पास बहुत बार फोन आता है कि आपसे डांस सीखना है और हमको तांडव सीखना है। तो मैंने कहा हाँ सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। तो बोले नहीं कितने दिन में सिखा सकेंगे। मैंने कहा कितने दिन में क्या होता है। तो बोले नहीं कितने दिन में सिखाएंगे। मैंने कहा नहीं दिन में नहीं सिखा सकते। मैंने कहा ये पूरा सारा प्रोसेस है आपको ये। बोले नहीं वो तो रियलिटी शो में तो बताया उन्होंने 5 दिन में सीख लिया। मैंने कहा नहीं वो 5 दिन वाला मामला ही अलग होता है, क्योंकि अब हमको पूछेंगे तो हमको पता है वो शुद्ध नहीं है, उनकी पोजेस बोलिए या जो उनके स्टांसेस है वो नहीं है, अच्छा नहीं है। मैंने कहा कम से कम 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए, तब जाके आपको हम मुझे भी हमको मांगना, मैंने बोलना नहीं पड़ा। जब हमारी शायद हम उस लेवल पे पहुंचे, उस मकाम पे पहुंचे, तब जाके हमारे गुरुजी ने कहा कि हम चलो हम आपको आज से तांडव सिखाएंगे। तो ये वाला जो मामला है ना, वो जरा बुरा लगता है कि इतने जो मेहनत करते, मैं हो गया बाकी के भी जो डांसर्स हैं सारे स्टाइल्स के, उनकी जो मैं, क्योंकि ये जैसे जन्म से लेके या जन्म जो आपका बीज होता है वहां से लेके एक सारी प्रोसेस होती है, 9 महीना फिर बच्चा बड़ा होता है। ये जो आर्ट फॉर्म है, ये इसको इसी ढंग से लेना चाहिए। शॉर्टकट नहीं होती इसमें आपको प्रॉपर, और शॉर्टकट लेने वाले फिर टिकते भी नहीं, साल 2 साल में खत्म हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप देखिए जरूर, बिल्कुल व्हाई नॉट, बट संभल के, और क्या सही है क्या गलत है एक बार डबल चेक करके फिर आप उसको फॉलो करिए, या वो चीज सीखिए जो की हुई है, जो आपको इंटरनेट पे दिखाई दे रही हैं। तो ये वो एक घाटा हो रहा है कि 5 दिन में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तांडव सीख जाए और सिखाया जाए, तो वो हो नहीं सकता। उसके लिए पूरा प्रोसेस से ही जाना पड़ता है। साधना करनी पड़ती है सर, जिस तरह से आपने साधना की है।
हाँ, साधना तपश्चर्या है। जैसे अभी जी हम डांसर्स जो हैं या कोई कलाकार ले लीजिए, उनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, यानी जैसे भगवान के सामने जाके बैठ के ही पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार हम जब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डांस के बारे में बात करूंगा, घुंघरू बांध ली और रियाज शुरू किया या एक भाव अंग का कोई भजन ले लिया, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है वहां पे। देर इज आई मीन कुछ होना सामने मूर्ति के रूप में, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आई मीन ये भी एक योग का ही भाग है, शास्त्रीय संगीत। संगीत यानी गाना बजाना नाचना तीनों आ गया उसमें। तो तपस्या है, योग है, बिल्कुल बिल्कुल। इवन थिएटर, थिएटर की यस, भी। थिएटर के बारे में भी जानना चाहेंगे हाँ क्योंकि हाँ आप एक बिल्कुल। एक्टर भी हो हाँ मैं और डांसर, क्लासिक ग्रुप के साथ कैसे जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डांसर एक्टर हूँ, मैं एक्टर डांसर नहीं हूँ। डांस के चलते एक्टिंग करने का मौका मिला। तो हमारे ओम जी हैं, ओम कटारे सर, उनका बुलावा आया था। वो प्यार की गाड़ी करके एक नाटक कर रहे थे, 1998 की बात है, 97, 98 में वो लॉन्च हुआ था। तो वो म्यूजिकल था, उन्होंने इंस्पिरेशन वो पड़ोसन फिल्म जो है उसके ऊपर से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पूरे सारा नाटक लिखा था। तो उसमें जो गाने थे वो मुझे कोरियोग्राफ करने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। अगेन नया कुछ करने के लिए मिल रहा था, क्योंकि थिएटर हमारे घर में ही है। मम्मी डैडी मराठी नाटकों में काम किया करते थे गोंदिया में। तो और बीइंग महाराष्ट्रियन, आई मीन नाटक के सिवाय मराठी आदमी आगे जा ही नहीं सकता। वो रहना ही रहना है सर, वो संस्कारों में ही है नाटक। तो बहुत खुशी हुई वो किया। ड्यूरिंग वो जब कर रहे थे तब मैंने ओम जी से बातों में कहा कि मेरा भी दिल है, थोड़ा बहुत किया था एकांकिका वगैरह, जब स्कूल में थे। तो खैर वो जानकार थे, तो उन्होंने कहा कि आप डांस ही करिए, एक्टिंग में मत आइए, क्योंकि वो एस्टेब्लिश हो चुका था मेरा तब तक। तो उन्होंने डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने एक बड़े इसके नाते उन्होंने मुझे सलाह दी कि नहीं, एक्टिंग फुल टाइम बोलिए, ऐसा मत कर। मैंने कहा नहीं, फुल टाइम नहीं करना है, मैं डांस तो छोड़ ही नहीं सकता, बट मेरा दिल है करने का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके हिसाब से कोई रोल आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर करेंगे। तो फिर दूसरा जब नाटक नक्चड़ी, वो बच्चों का बाल नाट्य कर रहे थे, तो तब तक दिमाग में नहीं था। उन्होंने लिखते लिखते एक ओझा बाबा का कैरेक्टर था जिसमें वो भूत उतारते हैं, भूत वो सारा आपने देखा होगा। मुंबई के रास्तों पे वो हल्दी लगाते हैं और वो चाबुक से मारते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में वो कैरेक्टर था कि उस हिसाब से वो कैरेक्टर होगा ओझा बाबा का। तो बोले आप ये करिए, और उन्होंने इतने खूबसूरती से मेरा डांस उस कैरेक्टर में यूज किया कि आई मीन वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर लोग, यानी याद अभी तक याद है लोगों को, अगर मुझसे मिलते हैं तो नक्चड़ी के बारे में बराबर बात होती है। तो वो फिर उन्होंने इस हिसाब से मुझे जोड़ लिया उसको। और जब उनको स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट का वगैरह कोई मामला नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी परफॉर्मेंस कर ही रहा था। उनको था कि वो जुबान कैसे, बिकॉज बीइंग महाराष्ट्रियन थोड़ा सा हिंदी में टोन आ जाता है मराठी का, पर वहाँ मेरे गोंदिया की मध्य प्रदेश और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काम कर गया, क्योंकि वहाँ हिंदी के अलावा कोई दूसरे भाषा में बातचीत ही नहीं होती है। तो बोले नहीं, आपकी भाषा मैं देखूंगा, उसके बाद फिर अगला काम दें। और फिर नेक्स्ट रोल मुझे राजीव वर्मा जी के साथ फिर काम करने का मौका मिला छूमंतर में। अपने ये है ना, मैंने प्यार किया वाले, उनकी आइडेंटिटी वो हो गई है, बट ऑब्वियसली बहुत बढ़िया एक्टर है वो। तो फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो अभी करीब करीब आप 98 बोलिए ना, 98 समर में, 97 में कोरियोग्राफी शुरू हुई और 98 के समर में एक्टिंग शुरू हुई। तो अभी कितने साल हो गए, 24-25 साल हो गए अभी थिएटर कर रहे हैं। बट वो आई मीन हाँ, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो मैं काम किया, सीरियलों में किया, बट वो जो आगे से आया वो ही किया। वो स्ट्रगल या ऑडिशंस वगैरह अब टचवुड आई मीन आज तक आई मीन ऑडिशंस देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फोन करने वाले ने या बुलाने वाले ने वो जान के ही बुलाया कि मैं उसको सूट करूंगा या मैं वो कर पाऊंगा। तो यानी वो भी एक नया क्या कहते हैं चैप्टर जुड़ा हमारे क्या कहते हैं बायोडाटा में बोली या लाइफ में। और एक्सेलेंट है। आई मीन पृथ्वी थिएटर में मैंने
आप यकीन नहीं करेंगे 300 लोग नाच सकेंगे ऐसे ओपेरा स्टेज पे सोलो नाचा है। आई मीन नॉट बोस्टिंग बट मुझे अच्छा भी नहीं लगता, पर बता रहा हूँ कि वो पूरा स्टेज वाह कवर, सर। हाँ वो सारा कवर करना यानी बहुत बड़ा भयंकर काम है। जो जिन्होंने जी ओपेरा स्टेज देखे हैं उनको पता पड़ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। पर पृथ्वी थिएटर जो है हमारा मुंबई का, वैसा थिएटर कहीं नहीं है। अगर आई राइट मीन सर। पृथ्वी थिएटर पे परफॉर्म नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। आई मीन वो जी बीइंग जस्ट 250 सीटर है और ये है, बट जो जो वाइब्रेशन जो मिलती है ऑडियंस से, वो सामने बैठ के वो सब कुछ होता है। आई मीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी वो पता नहीं शायद कोई लिख पाएगा भी नहीं, या लिखा होगा तो वो कितना लिख पाया होगा मुझे नहीं पता। बट पृथ्वी थिएटर डेफिनेटली बहुत ही आई मीन क्या बात है, यही कह सकते हैं। ये तो ये ऐसे और चलता रहा। आई मीन कोशिश अभी भी चल रही है हमारे तरफ से, जी नई चीजें बोलिए, या जैसे अभी मैंने मेरे संस्था का नाम धरोहर रखा है। तो जो धरोहर जी हमको गुरु जी से मिली है, गोपी जी से, उसी को उन्हीं के हिसाब से आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी एक बार कालका बिंदा दिन फेस्टिवल में जब नाचने का मौका मिला, तो सामने की रो में प्रताप पवार जी, तीर्थराम आजाद जी सब बैठे हुए थे। डांस वगैरह हो गया। उस दिन बनारस घराने के 3 अंग जो है, सुनैना हजारीलाल जी ने डांस अपनी नृत्य प्रस्तुति की, उसके बाद जयंती माला जज्जू दीदी है उन्होंने की, और मुझे, ऐसे 3 हम लोग थे। और तो मेरा दूसरा था, तो मैं अपना प्रस्तुति की और नीचे आके बैठा ऑडियंस में। तो जब खत्म हुआ जज्जो दीदी का, तो पीठ पे मेरे हाथ आया, ऐसे टैप किया। तो मैंने पीछे देखा तो पीछे बिरजू महाराज जी बैठे हुए थे। बोला अरे बाप रे। ओह वाह। तो मैंने कहा अरे आप यहाँ बैठे, आप आगे क्यों नहीं बैठे? आगे बैठे? तो बोले नहीं नहीं, हम हमेशा पीछे आके बैठते हैं, क्योंकि अननेसेसरीली जो कलाकार है वो प्रेशर में आ जाते हैं, और अच्छा होने वाला हो तो प्रेशर में फिर गलतियां होती है, थोड़ा सा बूझ जाते हैं या दब जाते हैं। तो बोले हम ऐसे ही बैठते हैं। तो बोले आपने बहुत अच्छा नाचा। मैंने कहा आपने देखा? तो बोले हाँ। मैंने कहा मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा सबके नाम लिए, मुझे माफ करिए मैंने आपका नाम लिया क्योंकि आप दिखे नहीं। तो बोले नहीं, मैं 4th रो में बैठे हुए थे। तो बोले नहीं, मैं यहाँ आके बैठा, मैंने आपका पूरा डांस देखा, और बोले बहुत खुशी हुई हमको, कि हमको बहुत दुख हुआ था जिस दिन आपके गुरुजी गए, तो हमको लगा उनकी स्टाइल भी चली गई। अब कौन करेगा है ना वैसे उस टाइप का ना, उनकी अपना एक खुद का। इसलिए मैं जब नाचता हूँ तो कहता हूँ बनारस घराना गोपी कृष्ण शैली, क्योंकि उन्होंने अपनी एक नई शैली बनाई थी। बोले बहुत दुख हुआ था उस दिन कि अब क्या होगा, पर आज बहुत खुश हैं हम कि वो किसी को सिखा के गए हैं और कोई कर रहा है उनकी स्टाइल। तो बोले अगर आप मुझे कुछ मानते हो तो बोला अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोले आप कुछ मत करिए जिंदगी में, ये जो आपको धरोहर मिली है, इसी को अगर आपने ऐसे का ऐसे ही रखा और ऐसे ही नाचा और ऐसे ही सिखाया, तो बोले आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बोले इसमें आपने कुछ नया भी नहीं जोड़ा अपने तरफ से। एज ए कलाकार तो होता है वो क्रिएटिविटी क्रिएट करते ही रहता है कलाकार की, वो मैंने मेन स्वभाव है। तो बोले वो भी नहीं किया तो भी चलेगा, बट आप इसी को संजोए और आगे ले जाइए, तो यही आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके जीवन का, कि ये आप संजो इसको करते रहिए, ऐसे ही करिए, इसको इसमें मिक्स कुछ मत करने दीजिए। तो वो एक बड़ा आशीर्वाद उनका भी मिला था। तो अभी ऐसे ओह वाह। बहुत बहुत सारी किस्से हैं, चीजें हैं जो कैन आई मीन कैरी ऑन एंड ऑन। और क्या और कुछ आप पूछना चाहेंगे? मैं भूल जी यस, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है सर आपकी, जिस तरह से आपने साधना की है। क्योंकि हम किसी चाहे कथक की बात करें या एक्टिंग की बात करें, तो एक साधना होती है। हमें हम्म। साधना, और जिस तरह से आपने साधना की है, तभी आप मतलब आज हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, आपकी जो जर्नी एक्चुअली जानकर। ये जी शुरू में मैं कहना चाह रहा था वो मैं अभी कहता हूँ कि आपका धन्यवाद जो मुझे इस काबिल समझा, आपके शो पे बुलाया, और मेरे सारे जो अनुभव है या किस्से हैं वो ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। तो बहुत खुशी है इसके लिए।
और आई मीन कोशिश जारी रखेंगे, जारी है, करते रहेंगे, क्योंकि यही कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ किया ही नहीं, यानी किया नहीं इन द सेंस, अब यही जीवन है, तो यही करते रहेंगे। और आपके आरडीडी शो को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका रिकॉर्ड, आपने जो रिकॉर्ड बनाया उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू सो मच सर। आगे के लिए कहूंगा कि मैं भी एक कुछ नया सब्जेक्ट लेंगे और फिर हम पार्ट 2 करेंगे हमारे इंटरव्यू का। सर ये सभी कुछ बातें अभी बाकी है सर, और मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आपको फिर से इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि और भी फिर कुछ जानना है। हाँ, ये तो इस तरह जर्नी हो गया, मे बी हम एक विषय लेके, भाव, टेक्निक, ऐसा कुछ लेके हम उस पे बात करेंगे। तो और डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं? नहीं, मैं इतना तो बड़ा नहीं हूँ कि कुछ उपदेश दे पाऊँ, कि मैं यही कहूँगा कि जैसे कहा कि गोपी जी कहते थे कि पानी गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। तो अगर ये करना ही चाहिए, अगर आपको सीखना है तो आप एक अच्छे गुरु के पास जाइए और प्रॉपरली सीखिए। ऊपरी सतह का सीख के कोई फायदा नहीं, उसकी गहराई में जाके सीखिए और उसको समझ के सीखिए। कोई XYZ ये कर रहा है इसलिए मैं भी कर लूँ, ये नहीं करिए, टालिए अगर हो सके तो, और किसी अच्छे गुरु के पास जाके सीखिए, ताकि ये जो हमारी इतने हजारों साल की परंपरा है, धरोहर है, इसको यानी ये आप ही लोग जो आने वाली जनरेशन है वो ही आगे ले जाने वाले। जैसे भी गोपी जी ने हमको दिया, हम आगे वालों को दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि शुद्ध और अच्छी चीजें पहुंचे। और मैं यही सबको कहना चाहूँगा जो ये सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, आप भी अच्छे गुरु के पास प्रॉपरली सीखिए और इसको मन लगा के साधना और तपस्या की तरह करिए, तो कोई ये नहीं है, मुश्किल नहीं है, आपको भी सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और हाँ, बट कोशिश जारी रखनी चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सच में हमें बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। मुझे भी आपने इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जरूर। जी श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। है शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं